So let's start. Today we are discussing or solving our CDP's questions related to CT exam. इससे पहले 17 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्या कह रहा है कि 18वां नंबर प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में, ठीक है, यहाँ पे है नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ठीक है, तो एक चीज हम बताए थे कि पहले समझिएगा स्कीमा क्या होती है, बताए थे, ठीक ना, क्या होती है स्कीमा। तो स्कीमा को हम कहते हैं क्या, बच्चे के पास जितना नॉलेज है, बच्चे का नॉलेज ही क्या है, स्कीमा है। क्या है स्कीमा, बताए थे ना कि बच्चे के पास गलत जानकारी है, सही जानकारी है, डजंट मैटर। अगर बच्चा पतंग को और चिड़िया को कह रहा है कि नहीं ये भी चिड़िया है ये भी चिड़िया है, तो हम उसे गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उसको इसके दिमाग में डायग्राम है, जैसे एक कुत्ता देखा, ठीक, और एक बकरी देखा, ठीक है ना, तो उसको ये तो पता है ना कम से कम कि वो क्या है, जानवर है, दोनों क्या है, जानवर है। और जानवर में कौन से जानवर है वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता है कि ये जानवर है दोनों। जैसे मैं हूँ और फलाना कोई लड़की है, तो हो सकता है मेरी बहन हो चाहे मेरी माँ हो, तो ये कोई कहेगा बहन है, कोई कहेगा माँ है, तो ये जो जानकारी है वो क्या है, वही स्कीमा है। ठीक है, बच्चे के दिमाग में जो जानकारी स्टोर है वही क्या है, स्कीमा है। चाहे कुत्ता हो चाहे बकरी हो, जो जानकारी है गलत है सही है डजंट मैटर, वही क्या है, स्कीमा है। अब कह रहा है कि नवीन वर्तमान में योजनाओं के आधार पर पुरानी योजनाओं को, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओल्ड नॉलेज, ठीक ना, ओल्ड नॉलेज में संशोधन, यानी कि इसमें क्या करेगा, संशोधन करेगा, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी यानी कि जो न्यू नॉलेज है के परिणाम में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यदि वो पुराने और नए ज्ञान में अंतर बैठा लेता है तो उसे हम कहते हैं समायोजन, और समायोजन के रूप में। ठीक है, यानी कि पहला क्या होगा, समावेशन और समायोजन, यानी कि जब बच्चा अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, समायोजन। और समावेशन क्या होगा कि जब अपने पुराने ज्ञान में, ठीक ना, नए ज्ञान को संशोधित कर लिया तो वही क्या होगा, समावेशन होगा। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यही है क्या, सीटेट। ठीक है, सीटेट इज नॉट इजी। सो लेट्स गेट सेकेंड क्वेश्चंस। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ठीक ना, यानी कि कोई प्रोग्रेसिव क्लासेस है, क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासेस है, और उसमें शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराया है जिससे कि क्या हो, अधिगम को सुगम बनाता हो। तो ये क्या है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है। देखो इसको नोट करना, हतोत्साहित इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन, देखो जो प्रोत्साहन शब्द है ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अभी इसको कट कर दिए, क्यों, क्योंकि हतोत्साहित हो गया, नियामक नहीं होना चाहिए। और आवृत्ति को बढ़ावा देना, देखो बढ़ावा देना सही चीज है, लेकिन आवृत्ति को नहीं। और खोज को प्रोत्साहन करना, यानी कि जो बच्चा दिमाग की उपज है, जो भी क्वेश्चन है कैसे भी खोज के कैसे भी हल कर रहा है, तो उसको क्या होना चाहिए, और प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है,
चलिए अगला है 20 नंबर का प्रश्न। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। हावर्ड गार्डनर ने क्या किया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्या किया था? बहुबुद्धि, यानी कि जो हमारी बुद्धि है कई डायमेंशनल है। एक होता है 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल के जो जनक है विल्फोर्ड को माना जाता है। किसको? विल्फोर्ड। और जो बहुबुद्धि सिद्धांत के जन्म, अच्छा ओके यहाँ पे लिखा भी है, सॉरी मैं ध्यान नहीं आया। बहुबुद्धि का जो खोज किए थे कौन है? हावर्ड गार्डनर। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था कि बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। कितना? 7 प्रकार, जिसमें आता है संगीतीय बुद्धि, ठीक ना, शारीरिक बुद्धि भी आती है, तार्किक बुद्धि भी आती है। ये सब क्या है? बुद्धि के प्रकार है। और स्थानिक बुद्धि भी आती है। ठीक है। तो ये सब क्या है? कुल 7 प्रकार बताए थे, लेकिन एनसीईआरटी में 8 दिया है। तो जो हावर्ड गार्डनर कह रहा है कि बुद्धि का सिद्धांत सुझाता है, माने क्या सुझाता है? बुद्धि को केवल, देखो केवल शब्द है, देख रहे हो, केवल से क्या हो जाएगा? घट। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ये तो कहीं ना कहीं सही लग रहा है, आगे देखते हैं। क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ये भी गलत है। हम हर एक चीज भाग्य पे थोप नहीं सकते, है ना। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक को चाहिए कि क्या करे? विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से क्या करे? पढ़ाए। वैकल्पिक बुद्धि का, वैकल्पिक का मतलब क्या हो? एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन। इससे क्या होता है? बच्चों पर रटने पर भी कम बल दिया जाता है। यदि हम 4 ऑप्शन देंगे तो इससे क्या होगा? बच्चे क्रिएटिव माइंड से सोचते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई बच्चा है, 5 साल की लड़की है, एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातें करती है। तो मैंने पता है क्या करना है? चपेटना या सिलना जो भी है। तो तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक ना, सही है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर दो ना, 4 ऑप्शन बड़े बड़े ऑप्शन है। देखो एक चीज आती है ले वाइगोस्की, कौन बोलो? ले वाइगोस्की, वाइगोस्की। और एक आते हैं जीन पियाजे, कौन? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या किया है कि स्वयं से बात करने को ईगोसेंट्रिक बताया है। क्या बताया है? इकोसेंट्रिक, इकोसेंट्रिक बताया है। माने इसमें बच्चा क्या करता है? अपने आप में, जैसे कोई साइकिल चला रहा है, कोई अपने आप में ही बातें करते हुए जा रहा है, या फिर किसी अचेतन मन में था तो कोई बात याद आ गई तो हम हंसने लगे। ठीक। तो अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है तो जीन पियाजे क्या बोलते हैं? इसे इगोसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक ना। अगर वहीं पे लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जब कोई बच्चा अपने आप से बात करता है, कपड़ा बुन रही है वो लड़की और बात कर रही है कि अच्छा पहले बटन लगा के पहले धागा डाले, वटेवर जो भी कर रही है, कोई काम कर रही है तो पहले ये करो कि पहले वो करो, अपने आप में ही बात कर रही है, कह रही कि पहले बटन लाओ। इस जो ये जो तरीका है अपने आप से बात करने का, इसको लेव वाइगोस्की बताए हैं प्राइवेट स्पीच। क्या? प्राइवेट स्पीच, स्पीच। ठीक है। तो जीन पियाजे ने इकोसेंट्रिक बताया है, इकोसेंट्रिक, और लेव वाइगोस्की ने उसे क्या बताया है? प्राइवेट स्पीच, अहम केंद्रितता। तो देखते हैं जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित अभी बताया है का भाषा कहेगा, और लेव वाइगोस्की इसके व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच। तो कभी बोला है ना प्राइवेट स्पीच,
अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा। लेव गार्सिया इसके खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव गार्सिया इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे और लेव गार्सिया इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के आम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में क्वेश्चन कट गया है क्या? क्वेश्चन है 21, ऑप्शन इसके बड़े बड़े हैं, इसको यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो इसका जो क्या था, यानी कि जो निज वार्ता को किसने कहा है? तो लेव वाइगोस्की ने। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्राइवेट, क्या बोलते हैं? बोलो, स्पीच, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अहम केंद्रितता है इसको जीन पियाजे ने दिया है। किसने? जीन पियाजे ने। और दोनों का मतलब क्या होता है? स्वयं से बातें करना। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इको सेंट्रिक, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि लिंग क्या है, ठीक है। तो लिंग क्या है? एक शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, जैविक सत्ता है, या फिर सामाजिक संरचना है। तो देखिए जो लिंग है, ठीक ना, कहाँ जा रहा है भाई, इधर ही रहे तो, ठीक है। जो लिंग है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्स, क्या कहते हैं? सेक्स। सेक्स का मतलब ही लिंग होता है, मतलब आप मेल है कि पुरुष है कि महिला के क्या है। तो देखिए जो लिंग शब्द अगर कह दिया तो लिंग शब्द जो है वो सामाजिक संरचना है, ठीक ना। जो लिंग शब्द है वो क्या है? सामाजिक संरचना है। और सामाजिक संरचना में क्या होता है? महिला और पुरुष, यानी कि मेल और फीमेल, ठीक ना, पर बात की जाती है। लेकिन जैविक जो होता है वो जैविक अलग चीज है। लेकिन इसका जो लिंग अगर कह दिया तो एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न क्या करें? लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? अभी चल रहा है। तो मानकीकृत परीक्षण का? बिल्कुल नहीं। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न का? बिल्कुल नहीं। वस्तुपरक बहुविकल्पित प्रकार के प्रश्न? सहयोगी प्रोजेक्ट। देखिए मानकीकृत क्या होता है पता है? मानकीकृत का मतलब लिख लेना। मानकीकृत का मतलब ये होता है कि सभी के लिए एक जैसे क्या पाठ्य पुस्तक। अब क्लास में देखोगे तो सभी क्या होता है? विभिन्न बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से आते हैं। कोई पढ़ने में थोड़ा कम होता है, कोई पढ़ने में अधिक होता है। तो सभी के लिए पाठ्यक्रम एक नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग होना चाहिए, इसलिए कट गया है। मानकीकृत शिक्षण कभी नहीं होना चाहिए। प्रत्यास्मरण भी नहीं होना चाहिए। वस्तुपरक बहुविकल्पित प्रकार के प्रश्न, ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन उससे बेटर ये आंसर है सहयोगी प्रोजेक्ट। और सहयोगी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि बच्चे एक साथ क्या करते हैं? एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं। और जब हम इंगेज करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे बच्चे क्या होते हैं? बहुत तेजी से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं 24 के लिए कि अपनी कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक, तो कह रहा है कि बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग कर उन्हें नामित करना चाहिए। सही है। तो जो 24वां प्रश्न है कह रहा है ना कि व्यक्ति विभिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। व्यक्ति विभिन्नता मतलब क्या होता है? मतलब हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है? विशिष्ट है। तो ये सब सॉल्व करोगे ना, साथ में सॉल्व करो। सही है। देखो प्रश्न हमेशा मेरे साथ भी पढ़, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर नामित करें कि फलाना तू हवे, फलाना तू हवे, नहीं ना, तो नामित नहीं करना चाहिए। लेवलिंग नहीं होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेवलिंग। ठीक ना, लेवलिंग नहीं करना चाहिए। इससे करोगे ना तो बच्चा अपने आप को एम्बैरेस महसूस करेगा। ठीक, ये कट जाएगा। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। सही है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम बनाए नहीं।
शिक्षण और आकलन के लिए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो तो जो 24 है इसका दूसरा और चौथा देखते हैं क्या है। कह रहे कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। समान, अच्छा जो समान है क्या शिक्षण और आकलन का दोनों के तरीके का ही होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन को भी देखना चाहिए। बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को समझे। भाई हर एक प्रकार के बच्चे आते हैं तो सबको हमें क्या करना है, समझना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है, कैमरा फोकस कर रहा है ना, इतना सुंदर बैठने वाला। आकलन क्या होता है? आकलन क्या होता है? एक होता है आकलन, एक होता है मूल्यांकन। क्या होता है? चलो, आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होगा, ये कह रहा है। जो आकलन है उद्देश्यपूर्ण कब होगा बताओ। इससे विद्यार्थी और शिक्षक को प्रति पॉजिटिव फीडबैक का मतलब पता है? नहीं, फीडबैक का मतलब हम पढ़ाएं, अच्छा लगा बुरा लगा बाद में बताओगे, नहीं अच्छा पढ़ाए खराब पढ़े, वही फीडबैक कहलाता है। यह केवल एक वर्ष में होना चाहिए गलत, या कई बार होना चाहिए आकलन, नहीं ना। बताए थे विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, नहीं, अंतर नहीं करना है भाई, हमारे सही बच्चे बराबर है। और इससे विद्यार्थियों में भय तथा तनाव, ये सब नेगेटिव वर्ड है, ये सब नोट करा, ठीक है। तो ये केवल एक बार नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल्यांकन तो हम क्या हमारे अनुसार तो रोज होना चाहिए, ताकि इससे बच्चा और सीखेगा। उपलब्धि में अंतर करना भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। भय तनाव ये भी सब क्या है, नेगेटिव। तो तीन ऑप्शन ऐसे कटेगा बच्चा जो ऐसे ही, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अधिनायक की, ठीक ना, अनुमति परक, सुविधादायक, सत्तावादी। सबसे बेस्ट आंसर, ठीक ना। बच्चे शिक्षक को बच्चों से काफी एक सीमा बना के रखना चाहिए, ताकि बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, ठीक है। अधिनायक नहीं होनी चाहिए, अनुमति हर एक काम के लिए नहीं होना चाहिए, सत्तावादी तो और नहीं होना चाहिए, कठोर है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 27 के लिए कह रहा है कि अनुसंधान सुझाते हैं। अनुसंधान का मतलब पता है क्या होता है? रिसर्च सेंटर, क्या बोलते हैं इसको? रिसर्च सेंटर होते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा माने बहु टाइप में कक्षा है, अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारण कट गया के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, और कोई प्रभाव नहीं छोड़ती और कोई महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ठीक है। तो अपेक्षाएं, ठीक है, माने हमें किसी से लगाव के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए भाई, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, बिल्कुल छोड़ती है, लेकिन ये नेगेटिव लिख दिया है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, और यही इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। जो प्रश्न नहीं समझ में आता है प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू आंसर श्योरली। कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। विशेष आवश्यकता मतलब क्या? जो थोड़े से हो सकता है कमजोर हो, ठीक, जिनमें क्षमता ना हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों का भार बढ़ा देगा, गलत है ये। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, यह एक काल्पनिक लक्ष्य है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। अगर सीटेट का एक और कॉन्सेप्ट है, सीटेट का और एक लॉजिक है कि ये क्या करता है, सबसे बड़ा और
पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव आंसर, ठीक ना। सबसे बड़ा पॉजिटिव आंसर देंगे तो सीटेड सही होगा। इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है 29, कह रहा है कि विविध प्रकार की सामाजिक और आर्थिक, विविध प्रकार के सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा के सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अन्य कौशल सीखते हैं। बिल्कुल सही है, जो बच्चे हैं टीचर से ज्यादा अपने साथियों के साथ सीखते हैं, ठीक है, सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध हो दिखाई देती है। श्रेणीबद्ध हमें नहीं करना है, सीरियल हमें नहीं बनाना है, गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। स्पर्धा तो होनी ही नहीं चाहिए बच्चों में। स्पर्धा मतलब हाँ गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। नहीं ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए सीटेड कहता है कि मैं आंसर हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ढूंढो, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, और यदि ये रेगुलर क्लास को भी देखेंगे आप तो इससे बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। सुनने में असमर्थ बच्चा, ठीक है, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उससे उसके स्थान पर व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, व्यवसायिक शिक्षा माने कुछ उसको मोटरसाइकिल बनाना है या फिर ऐसे। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा साधन उपलब्ध कराया जाए। हाँ तो सही है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान का भी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, बिल्कुल गलत है। मैं तो ऐसे हम लोग को देखा हूँ जो बिना किसी से पूछे रोड पे चले जाते हैं। श्रवण असमर्थ वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। क्यों भाई, जब उसको स्पेशल कॉलेज में भेजे जाएगा तो फिर ये सामूहिक या समायोजन समावेशी शिक्षा के विरुद्ध हो जाएगा। हर एक बच्चा हमारे लिए क्या है, बराबर है, और एक कक्षा में कैसा भी बालक हो हमें पढ़ाना उसका क्या है, कर्तव्य है। हमारा पढ़ाना कर्तव्य है और बच्चे का क्या है, अधिकार है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड।